नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ जुलाई। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हमारे जितने भी सेशंस यहाँ पर चल रहे करंट अफेयर्स के वो सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस को स्पेसिफाइड रहेंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कन्वे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज को भी लेकर हम यहाँ पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पर हम बात करेंगे डिटेल की और साथ ही साथ यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ गई है, यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि 800 मेगावाट यहाँ पर करीब करीब रहेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे एस्पेक्ट्स पे क्या क्या हमें पढ़ना है हम डिटेल लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर चलते बनेंगे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों मैं बता दूं 50-50 पार्टनरशिप यहाँ पर रहेगी सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी के साथ और आपकी यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन सोनभद्रा उत्तर प्रदेश। सोनभद्रा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन प्रोजेक्ट की पर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी यहाँ पर 800 मेगावाट की रहेगी, जो कि एड्रेस करते हैं राइजिंग पावर डिमांड एंड प्रोवाइड चीपर इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तो बढ़ती जो बिजली की खपत है उसको मद्देनजर रखते हुए और लोगों को एक नॉर्मल रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए इन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, हामी इसको दी गई है। द पावर प्लांट्स विल बी बिल्ट यूजिंग अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफर्स हाई एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड कोल कंजम्पशन। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और दोस्तों इससे जो पावर जनरेशन जो होगा वो काफी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक इनहैंस तरीके से। अगर यहाँ पर दोनों पावर प्लांट्स चालू हो जाते हैं एकदम समय पर और एकदम कैपेबिलिटी के साथ, तो 1600 मेगावाट तक बिजली यहाँ पर इंक्रीज की जा सकती है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25% जो थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी जो है, अभी यूपी की बात करें तो 7000 मेगावाट तक प्रोड्यूस कर रहा है यूपी। और इस प्रोजेक्ट के बाद वो प्लस हो जाएगा 1600 मेगावाट और इसके अंदर, तो एक काफी अच्छी स्टैंड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, टाइमलाइन और इम्प्लीमेंटेशन की देखी जाए बात तो करीबन 50-50 यहाँ पर बेसिस पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगेगा। अभी भी दोस्तों इसको कंप्लीट होने में करीबन करीबन 50 महीने का समय है। ठीक है, और यहाँ पर 500 एकड़ की जो जगह है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एलोकेट कर दी इन सारे फैक्ट्रीज के लिए। राइट, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। अब एनटीपीसी को लेकर बात करते हैं, इसकी स्टैट्स बिना पढ़े तो हम जा नहीं सकते। तो एनटीपीसी यहाँ पर जो उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा गुरदीप सिंह। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक स्टैटिक का पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट की गवर्नर और सीएम तो आपको पता ही योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता दीजिए। इंटरेक्शन काफी जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्स 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स विद एनटीपीसी। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा स्टेट हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करते रहिएगा और बुलेट पॉइंट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में बुलेट पॉइंट्स ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास डिटेल पढ़ने के समय नहीं रहेगा दोस्तों। तो जैसे जैसे आप अपना टाइम वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वीडियो के दौरान ही आप अपने बुलेट पॉइंट्स को क्रिएट करते रहें। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट गेट्स 2 न्यू जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब 2 और न्यू जज रहेंगे। फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं, एक का नाम है तेलंगाना की चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान और दूसरे हैं केरला की चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। ठीक है, तो भाटी, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2 नए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर मिले हैं जज, नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग का काम थोड़ा और आसान कर दूं मैं। तो 2 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। जुडिशियल स्ट्रेंथ की अपेक्स कोर्ट की अब बढ़कर 33 हो गई है, लिविंग 1 वैकेंसी। जस्टिस भुयान अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑन October 17 2011, had been serving as a chief justice of Telangana since June 28 last year. Justice Bhati was appointed as a judge of Andhra Pradesh High Court on April 12, 2013, and Collegium has explained its choice of Justice Bhati, saying High Court of Andhra Pradesh did not have any representation on the bench of Supreme Court since August 2022. तो यहाँ पर क्यों इन लोगों को अपॉइंट किया गया, इसके पीछे का रीजन भी हमें बता दिया गया। तो मतलब बेसिकली ओवरव्यू हमारे पास आ चुका है। अब इतना डेप्थ में तो देखो क्वेश्चन बनेगा नहीं,
बनेगा क्या, दोनों के नाम में से किसी एक के नाम पर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नेम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं जस्टिस भाटी की बात करूँ तो उनका एक्सपीरियंस जरूर मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं 2013 से, सीनियर मोस्ट थे और पेरेंट हाई कोर्ट थी वहाँ की। ठीक है, और उसके बाद उनका केरला हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया और अभी रिसेंटली वो वहीं सर्व कर रहे थे। एक्सपीरियंस अगर बात करें भुयान जी की, तो भुयान जी यहाँ पर बेसिकली तेलंगाना हाई कोर्ट से थे, फिर ये इनको केरला हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। सीनियर मोस्ट जज पे थे ये भी, और यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा बैकग्राउंड है इनका, काफी केसेस यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम जो क्या है, कोलेजियम सिस्टम को हेड कौन करता है, हमेशा ध्यान रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसका नाम है भी कोलेजियम सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चन में से बच्चे पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ हो जाता है, तो देखो न्यू दिल्ली में हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तुम ध्यान रखना, हेडक्वार्टर का कहाँ हो जाता है, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जिसके मैंने आपको बताया नाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो अमंग द फॉलोइंग हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमेशा बनाता है दोस्तों, तो दोनों हो जाएंगे आपके, एक उज्जवल भुयान और एस वेंकट नारायण भाटी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि रैंक और इंडिसेस पर आ जाती है यहाँ पर बात, और ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट। तो यहाँ पर यूएस की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में से एक है। ठीक है, अब इंडिया कहाँ स्टैंड करता है देखो। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर, अ प्रोमिनेंट डेटा वेबसाइट स्पेशलाइजेशन इन डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूएस military named as first most powerful military world force worldwide, where Russia and China follow closely in the second and third place respectively, and our India secures fourth position. The recently released 2023 military strength list, which evaluates over 60 factors, also highlights nations with comparably weaker military forces such as Bhutan and Iceland. Right? तो यहाँ पर दोस्तों मुझे आपको सारी रिपोर्ट देनी चाहिए यहाँ पर डेफिनेटली, और मैं आपको बता दूं 60 पैरामीटर से होकर निकल ली है पूरी रिपोर्ट। ठीक है, 145 कंट्रीज के साथ यहाँ पर एक एक रैंकिंग की गई है। सबसे पहले आता है, जैसे कि आपको पता है, यूएस, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे हमारा प्यारा भारत इंडिया, पांचवें पर यूनाइटेड किंगडम, छठे पर साउथ कोरिया, सातवें पर आता है पाकिस्तान, आठवें पर आता है जापान, नौवें पर आता है फ्रांस और 10वें पर आता है इटली। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं लीस्ट पावरफुल, तो सबसे पहले आता है भूटान, फिर आता है बेनिन, थर्ड पर आता है मोल्डोवा, चौथे नंबर पर आता है सोमालिया, पांचवें पर आता है लाइबेरिया, ठीक है, छठे पर आता है सरीनेम, बेलीज, सेवेंथ नंबर पर, एट पर आता है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नौ पर आइसलैंड और 10th पर सीरिया लियोन। ठीक है, तो ये सबसे वीकेस्ट है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल और विजन के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो। वैसे आपने सुना है तो आप लिख भी सकते हैं। टॉप 10 में से टॉप 5 तो याद कर ही लेना है ना, वीकेस्ट भी और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, डैश होल्ड्स टाइटल फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, मेक अ न्यू टाइटल, करेक्ट हो जाएगा हमारा यूएस, हमारा तो नहीं है लेकिन हाँ जिसका है उसका यूएस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया गेट्स इज 36th एंड तमिलनाडु इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। दोस्तों, इंडिया का 36th और तमिलनाडु का पहला FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, DGCA के सारा अप्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पर इन्हें मिला है। तो ये जर्नी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी तमिलनाडु के लिए अब, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, है ना। तो यहाँ पर एक जो अप्रूवल है वो एक्वीएरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिल चुका है ना। और ये नई अपॉर्चुनिटीज और होप के साथ यहाँ पर तमिलनाडु में आए हैं कि एस्पायरिंग पायलट्स यहाँ से निकल सकेंगे। वेरियस स्किल्ड एविएटर्स यहाँ पर है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो जो बच्चे पायलट बनने का सपना देखते हैं उनको इन स्कूलों में तब्दील किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको स्किल लायक बनाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि वो एक पायलट की जिंदगी यहाँ पर जी सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। आपको एक यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, नाम याद रखना, विक्रम देवदत्त। ठीक है, विक्रम देवदत्त काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 36वां इंडिया का और पहला तमिलनाडु का फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो विच स्टेट रिसेंटली गेट्स इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, तो करेक्ट हो जाएगा आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु से रिलेटेड सारी स्टेट्स आपको याद करनी पड़ेगी और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना पड़ेगा गवर्नर का नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 4.81% इन जून ऑन हायर फूड प्राइसेस। मे इन्फ्लेशन प्राइसेस राइजेस टू 5.2%। तो मई के दौरान जून में यहाँ पर कम है इन्फ्लेशन, महंगाई थोड़ी कम हुई है। हालांकि कहाँ से कम हुई है, सब्जी और तो मतलब आसमान छू रहे हैं भाव सारे, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इन्फ्लेशन ओवरऑल है, सीपीआई इन्फ्लेशन, वो कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है ऑब्वियसली। यहाँ पर एज कम्पेयर टू जून और जुलाई में क्या होता है दोस्तों, बढ़ते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको नहीं भी याद होती ना तो आप ये ध्यान रखना, मानसून में हर चीज महंगी होती है। क्योंकि मानसून में क्या होता है ना कि बारिश खेती को खराब कर देती है। एक लिमिट तक बारिश खेती को सही रखती है, बट एक अनलिमिटेड बारिश हो रही है इस बार, तो आपको पता ही है। नॉर्थ जो हमारे वेस्टर्न नॉर्थ रीजन है, मैसिव फ्लड, मैसिव रेनफॉल। दिल्ली में तो रिकॉर्ड टूट रहा है 40 साल पुराना। इतनी रेनफॉल एक्सपीरियंस की लोगों ने वहां पर। कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मतलब करी क्या है, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लैंडस्लाइड्स हुई है, डेडली लैंडस्लाइड्स। कहाँ पर? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इन सब से जो वेजिटेशन है वो तो खराब हुई है ना। तो कहीं ना कहीं अगर वेजिटेशन नहीं होगी और इतने कंज्यूम करने वाले लोग हैं, तुम खुद सोचो इन्फ्लेशन कहाँ से कम होगा। बिकॉज डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लो, देन प्राइस विल डेफिनेटली ट्रिगर, है ना। यही पढ़ा है हमने मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है ये चीज। तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस सर जो है 4.8% हुआ है जून के महीने में। सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई नहीं है, ये ध्यान रखना। दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को नापने के, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। इस बार सीपीआई का इन्फ्लेशन यहाँ पर निकल कर आया है। दोस्तों इन्फ्लेशन का हमेशा जो बैंड हमारे इंडिया में रहा है 2 से 6% का रहा है। और आरबीआई यही ट्राई करता है कि 2 से 6% के अंदर ही पूरा इन्फ्लेशन घूमता रहे इंडिया में। देखो इन्फ्लेशन जरूरी भी होता है, इन्फ्लेशन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन ग्रोथ लेकर आता है। लेकिन अगर वही इन्फ्लेशन मैसिव हो जाए ना, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर वो क्या बनता है, लोगों के सुसाइड करने का एक रीजन बनता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन बहुत सारी जगह कैलकुलेट किया था आरओआई से भी, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर ठीक है, इट्स फाइन। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, उस ब्रैकेट में नहीं है। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस द सर्ज ऑफ डैश इन जून, तो करेक्ट हो जाएगा 4.81%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने डीसीबी बैंक के साथ यहाँ पर क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप में गए हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देखो इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है। अब इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात हो रही है इंडिया में, तो रेगुलेटरी बॉडी कौन आ जाती है भाई? इरडाई, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डीसीबी बैंक, a new generation private bank in India, and it is going to collaborate with an aim to provide diverse range of life insurance products to the DCB customers, including the term services, savings, retirement plans, and there are so many other investment portfolios. पूरा जो यहाँ पर इसका प्रोग्राम रहेगा वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहेगा। कस्टमर सेंट्रिक मतलब क्या होता है भैया? कस्टमर भगवान है, भगवान को जो चाहिए वही प्रसाद चढ़ाओ। आई बात समझ में? मतलब तुम्हारी जो यहाँ पर डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाएगा और तुम्हें सेल किया जाएगा, है ना। तो आजकल जो मार्केट चल रहा है तो वो तो आपको पता ही, कस्टमर सेंट्रिक है। और इंश्योरेंस तो फुल्ली कस्टमर सेंट्रिक है। क्योंकि इंश्योरेंस एक तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी पर भरोसा होना ही बहुत बड़ी बात है। और इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट ने 100% ऑटोमेटिक रूट दे रखा है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है? बिना गवर्नमेंट की परमिशन पर आप एफडीआई एफपीआई यहाँ पर कर सकते हो, बाहर की कोई भी कंट्री इंडिया में। तो इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत कोशिशें यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है, नए नए बड़ी बड़ी कंपनियों को इसमें डालकर, ताकि ट्रस्ट बने। अब रिलायंस आता है तो हमारा ट्रस्ट आता है, कोई बड़ी कंपनी टाटा आती है हमारी ट्रस्ट आता है, बजाज आता है हमारा ट्रस्ट आता है कि भैया पुरानी कंपनियां छोड़कर भागेगी नहीं, ठीक है। इनका रिटेंशन रेशियो काफी अच्छा होता है, इनका जो क्लेमिंग रेशियो होता है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रेपुटेशन को, गुडविल को यूज कर डीसीबी बैंक को यूज कर यहाँ पर सारा खेल खेला जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब दोस्तों डीसीबी बैंक के बारे में तो जरूर बात करेंगे, पहले मैक्स लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर जॉइंट वेंचर है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का और एक्सिस बैंक का, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने 2 से 3 महीने से आप फॉलो कर रहे हो ना मेरे करंट अफेयर शोज को, तो आपको पता होनी चाहिए बात कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक बहुत पहले ही
आपस में कोलैबोरेट कर चुके हैं। ठीक है, मैक्स लाइफ जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट करता है, जैसे एजेंसी है, थर्ड पार्टी पार्टनर्स है, वैसे कर कर। ठीक है, इसका प्रोमिनेंट प्लेयर जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में ही है और इसकी जो एक्सपर्टीज है वो भी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में ही है, तो काफी अच्छा है ये। डीसीबी बैंक की बात करूँ तो ये एक नया जनरेशन का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब आप शायद अपने दादा दादी के या पापा मम्मी के मुंह से इनका नाम नहीं सुनो, लेकिन हम इसका नाम जानते हैं, डीसीबी बैंक। तो ये नया जो यूथ है ना, न्यू ब्लड, उसका बैंक है ये। इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में 427 ब्रांचेस हैं और ये पूरी तरह से आरबीआई के साथ रेगुलेटेड है ना। तो भैया कहीं तुम्हारे वो नहीं है कि ये कोई चोर बैंक नहीं है, आरबीआई के साथ पूरा ये सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है। पूरी तरीके से ये बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स को सर्व करता है, जैसे माइक्रो एसएमई, एसएमई, मिड कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, एनबीएफसी, सब में ये है। और इसका जो मेन एम है कि कस्टमर्स जो हैं उनको एम्पावर करो, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करो, इनोवेटिव आइडियाज उनके आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो हर बैंक का होता है, वही इसका भी है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, with which bank recently Max Life Insurance gets into the collaboration to offer comprehensive range of life insurance solutions? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डीसीबी बैंक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये। ठीक है, आपका फेवरेट सेगमेंट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे फटाफट। हर्षवर्धन बंसल अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ NAREDCO दिल्ली चैप्टर। क्या है ये NAREDCO? दैट इज नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। हर्षवर्धन बंसल जी को यहाँ पर क्या बनाया गया है भाई, यहाँ पर इन्हें बनाया गया डायरेक्टर ऑफ यूनिटी ग्रुप ऑफ नार्डिको दिल्ली चैप्टर। बस इतना सही तुम्हें याद रखना है। और ये जो NAREDCO है ना, ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दोस्त यहाँ पर हो जाएगी, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, है ना। उसके बाद NARDCO का फुल फॉर्म तो जरूर याद कर लेना, उसको तो छोड़ना ही मत तुम लोग। और इसका एक उत्तराखंड चैप्टर भी है, जो इसका एक्सपेंशन प्लान है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कभी जब वो रिवील किया जाएगा। अभी रिवील नहीं किया गया, अभी दिल्ली चैप्टर ही आया है इसका। उत्तराखंड चैप्टर भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, बहुत सारे चैप्टर लेकर आएगा। लेकिन नेक्स्ट जो एक्टिवली एंगेज है ना, ये उत्तराखंड में। अभी सिर्फ दिल्ली चैप्टर इन्होंने रिवील किया है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी बात करूं मैं आपकी, तो ये फॉर्म की गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन है 1998 में। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आपको पता ही कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, तो ये स्टैट्स है जो कि मुझे याद है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दी, है ना। चलिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डैश अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ NARDCO दिल्ली चैप्टर। दिल्ली का चैप्टर है ना, तो हर एक स्टेट का चैप्टर है, यूटी का चैप्टर है, वैसे दिल्ली का चैप्टर है हर्षवर्धन बंसल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स ओडिशा कैबिनेट। तो ओडिशा स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि कोई लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल कर लो। ठीक है, ये जो कोई लैंग्वेज है अप्रोक्सीमेटली 46 लैंग्वेजेस से बोली हुई आ रही है, और ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी यूज कर रहे हैं, मोस्टली ओडिशा की। ठीक है, अमंग देम इज द कोई लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज कंद, कोंदी, कांदा, कोदू और कुइंगा। बहुत सारे नाम है इस लैंग्वेज के, बट हम तो कोई लैंग्वेज के नाम से इसको याद करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कोई लैंग्वेज पर ही यहाँ पर बनेगा। तो 8th शेड्यूल में यहाँ पर ये रजिस्टर किया गया है। तो कोई लैंग्वेज इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल गेट्स अप्रूवल ऑफ डैश गवर्नमेंट, तो दैट इज ओडिशा, क्योंकि ओडिशा की जो ट्राइबल है ना, वही इसे सबसे ज्यादा बोलती है, तो यहाँ पर उसी के द्वारा ये रजिस्टर किया गया है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट डे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेशन में आज, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, हर साल। As it is declared by UN, that is United Nations, serves the purpose of recognizing the significance of imparting young individuals with the necessary skills for employment, decent work and entrepreneurship. Now, the very important is the theme. Theme यहाँ पर काफी important है, skilling teachers, trainers and youth for the transformative future, right? तो जब भी कोई important day आप पढ़ते हो ना दोस्तों, तो उसका कोई particular date होती है, particular day अगर होता है, पर्टिकुलर थीम होती है, तो ये 3 पैरामीटर्स तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन एवरी ईयर, दैट इज जुलाई 15, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी दोस्तों यहाँ पर न्यूज आ जाती है हमारे पास, न्यूज नंबर 10। आज की इस सेशन की लास्ट न्यूज है आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल जस्टिस डे 17th of जुलाई।
दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑब्जर्व्स द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑन जुलाई 17 every year, right? The court primary mission is to safeguard individuals from atrocities like genocide, crime against humanity, war crimes, crime of aggression, इन सब से बचाना कोर्ट का काम है। पहला पहला मेजर काम, प्राइमरी काम। On this day, people worldwide come together to stand for justice, advocate the right of victims, and collaborate in preventing crimes and jeopardize global peace, security, and prosperity. Right? तो यहाँ पर देखो कोई थीम नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, इस दिवस की कोई भी थीम अभी तक अपडेटेड नहीं है, थीम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेट याद रखनी है, जो कि है 17 जुलाई। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। यहाँ पर सेशन को हम विश्राम देंगे, वीडियो को हम खत्म करेंगे। डेली हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए होम सेक्शन पर आप मंडे टू सैटरडे विजिट कर सकते हैं। शॉर्ट्स 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे अपडेटेड कंटेंट के साथ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन ले सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए नए MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ताकि पैटर्न आपको समझ में आता रहे। यूट्यूब पर ही नहीं, केवल फेसबुक, ट्विटर और आपका इंस्टा पर भी हम 24/7 आप लोगों के लिए क्या है, अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर विजिट कर अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवाएं मिनिमल प्राइजेस के ऊपर, और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे सबसे कोई सी भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप आ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि इन वीडियोस की लिंक और PDF आपको मिल जाए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।